जादुई सोने के मटर। श्यामपुर नाम के नगर में रमा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु किस्म की थी। उसके पड़ोस में सुधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों कुछ न कुछ कारण से एक दूसरे से मिला करती थी। वो एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार किया करती थी। बाजार में अगर जाना हो तो दोनों साथ में ही जाया करती थी। दोनों एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। रमा का पति सुमित बैंक में मैनेजर था और सुधा का पति संदीप एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। दोनों भी अच्छे पड़ोसी थे। एक दिन रमा सुधा से, सुधा कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ रमा, क्या कह रही हो? सुधा, मैं बाजार जाने वाली हूँ, तुम भी मेरे साथ बाजार आओगी? रमा, मुझे भी थोड़ी सब्जियाँ लानी है, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। कब जाना है? शाम के समय बाजार जाकर आएंगे। ठीक है। चलो फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर रमा अपने घर चली जाती है और सुधा अपना काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब शाम को दोनों भी साथ में बाजार चली जाती है और दोनों सब्जियां खरीदकर घर चली आती है। अब एक दिन सुधा की बच्ची श्वेता को बहुत तेज बुखार आता है, तो सुधा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। अस्पताल में जाते ही श्वेता का इलाज शुरू हो जाता है। सुधा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ है? इसे इतना तेज बुखार क्यों आया है? जरा देखिए ना। मुझे चेक करने दीजिए। डॉक्टर श्वेता को चेक करते हैं और बताते हैं कि मैडम, इसे तेज बुखार होने के कारण हमें इसे एडमिट करना पड़ेगा, तभी हम इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे और इनकी तबीयत में सुधार ला पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं इसे एडमिट करवा देती हूँ। ऐसा कहकर सुधा श्वेता को एडमिट करवा देती है और बाहर अपने पति के साथ इंतजार करती है। अब कुछ समय में रमा भी सुधा की बच्ची को देखने चली आती है। तभी रमा सुधा से, सुधा अब कैसी तबीयत है श्वेता की? मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ चली आई। रमा, डॉक्टर ने कहा है कि उसे एडमिट करवा दीजिए, तभी उसके तबीयत में सुधार आ जाएगा। श्वेता को अब एडमिट करवाया है तो तुम यही रुको, मैं तुम दोनों का टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रमा, रहने दो, मैं घर आकर बनवा लूंगी। अरे मैं अभी थोड़ी देर में बनवा के लाती हूँ, तुम यही रुको श्वेता के साथ। ठीक है। ऐसा कहकर रमा घर चली जाती है। घर जाते ही रमा टिफिन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में वो खाना बनाकर तैयार कर लेती है और अपने पति के साथ टिफिन भिजवा देती है और वो घर के काम करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके घर में सब्जियां ही नहीं है। वो बाजार जाकर सब्जियां लेने चली जाती है। तभी बाजार में एक बूढ़ी औरत मटर बेच रही थी। वो बूढ़ी औरत, मटर ले लो मटर। बेटी, ताजे मटर है, तुम ले लोगी तो मेरे सारे मटर खत्म हो जाएंगे। माँ जी, मुझे 1 किलो मटर दे दीजिए। अभी देती हूँ। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत रमा को 1 किलो मटर नाप के देती है। रमा मटर और कुछ सब्जियां लेकर घर चली आती है। तभी रमा सारी सब्जियां तोड़ने लगती है। थोड़ी देर बाद रमा मटर छीलने बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके मटर के दाने पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। वो सभी मटर के दाने निकाल कर देखती है तो उसे सारे मटर के दाने एक जैसे ही दिखते हैं और सभी दाने पीले रंग के होते हैं। रमा वो दाने हाथ में उठाकर देखती है तो उसे लगता है कि ये दाने सोने के हैं। ये मटर के दाने सच में सोने के तो नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सब मटर सोने के हैं। ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। रमा ऐसा सोच ही रही थी, तभी रमा का पति सुमित घर में आ जाता है और देखता है कि मटर के दाने पीले रंग के हैं। तभी वो रमा से, अरे रमा, इन मटर के दानों को तुमने क्या किया है? ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं? मैंने इन्हें कुछ नहीं किया है, ये सोने के मटर के दाने हैं जो कि मुझे एक बूढ़ी औरत ने दिए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ये सोने के दाने हैं, मुझे देखने दो। ऐसा कहकर सुमित वो मटर के दाने देखता है और बोलता है कि रमा, सच में ये सोने के दाने हैं। ये मिलने की वजह से हमारी किस्मत चमक उठी है। ये अब मैं अलमारी में रख देता हूँ। ऐसा कहकर सुमित सारे मटर के दाने अलमारी में रख देता है। अब ये खबर सारे गांव में पहुंच गई थी कि रमा को बाजार में एक बूढ़ी औरत ने सोने के मटर बेचे। अब सभी लोग बाजार में जाकर सोने के मटर मिलते हैं क्या देख रहे थे, मगर उन्हें किसी को भी सोने के मटर नहीं मिलते। उसी बीच सुधा की बच्ची की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है।
अब सुधा को हर रोज ढेर सारे पैसे लग रहे थे। एक दिन सुधा रमा से, अरे रमा, श्वेता को बहुत पैसे लग रहे हैं, मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? ये भी पैसों का देख रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास के सब पैसे खत्म हो गए हैं, मैं अब क्या करूँ रमा? अरे सुधा तुम मायूस मत हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। और हम है ना, तुम सिर्फ श्वेता की ओर ध्यान दो, बाकी का हम सब देख लेंगे। रमा सोच में डूब जाती है और उसे एक रास्ता मिल जाता है। वो घर आकर सुमित से पूछती है कि अजी, मैं सोच रही थी कि अगर हम सुधा बहन को थोड़ी मदद कर दे तो अच्छा होगा, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुम सही कह रही हो, मगर हम इतने पैसे कहाँ से लाए? हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अजी मेरा ऐसा विचार है कि हम हमारे पास के थोड़े सोने के मटर अगर सुधा को दे दे तो उसकी मदद हो जाएगी। तुम ऐसा ख्याल मन में भी नहीं लाना, समझी? वो मटर के दाने हमारे हैं, हमें बुढ़ापे में काम आएंगे। जी ठीक है। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने चली जाती है, मगर उसके मन में सुधा को मदद करने की चाह थी। रमा मन ही मन कुछ सोचने लगती है, तभी उसके दिमाग में एक अच्छी कल्पना आती है। रमा खुद से ही, अगर मैं इस मटर के दाने को सुनहरा कलर दूं तो असली और नकली का फर्क ही नहीं पता चल पाएगा और सुधा की मदद भी हो जाएगी। ऐसा मन में सोचकर रमा बाजार चली जाती है और वहां से कलर खरीद लाती है। घर आकर उन सोने के मटर में से कुछ दाने निकालकर उसमें हरे मटर के दाने सुनहरे रंग के करके उस सोने के मटर में डाल देती है और कुछ सोने के मटर निकालकर अपने बैग में भर लेती है और टिफिन लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर रमा सुधा से, अरे सुधा, मैंने तुम्हारे लिए टिफिन लाया है, तुम सब खाना खा लो। और ये लो सोने के मटर के दाने, इससे तुम श्वेता का इलाज करवा सकती हो। अब तुम्हारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। अरे रमा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लिया होता। तुमने खामखा खुद को तकलीफ दी। अरे सुधा, दोस्त ऐसे समय में ही तो काम आते हैं। अब तुम कुछ मत कहो, ये सोने के मटर ले लो और श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवा लो। हाँ रमा, तुम मेरी सच में अच्छी सहेली हो, जिसने मेरी ज़रूरत के समय मदद की। ऐसा कहकर सुधा और रमा गले लग जाती है। अब सुधा श्वेता का अच्छी तरह से इलाज करवाती है और कुछ दिनों बाद श्वेता अच्छी होकर घर वापस आ जाती है। अब सुधा और रमा खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की जरूरत के समय हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें। भरतपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। उसके घर में उसकी बेटी सुमति रहा करती थी। सुमति जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मोहन काम की वजह से अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। एक दिन मोहन ने सुजाता नाम की औरत से शादी कर ली। सुजाता दिखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। मोहन सुजाता से शादी करके उसे घर लेकर आया। इधर उसकी बेटी सुमति बड़ी खुश हो गई थी कि उसके घर में उसके साथ नई माँ आ गई थी। उसी दिन मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है, तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमति की अच्छी देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुजाता अब गर्भवती रहती है, फिर भी सुजाता का सुमति के प्रति बर्ताव अच्छा रहता है। अब कुछ दिनों बाद सुजाता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसकी देखरेख में सुजाता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सुजाता का स्वभाव भी बहुत बदल गया था। वो सुमति को उसके बच्चे के पास आने नहीं देती थी और सुमति से सारे काम करवाती थी। एक दिन सुजाता सुमति से, सुमति कहाँ मर गई? मेरे लिए जरा पानी लाओ। माँ, मैं बाहर आंगन में थोड़ा काम कर रही थी। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे माँ, मैं अब भी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजाता सुमति को पानी लाने भेज देती है। सुमति सुजाता के सारे काम किया करती थी और घर का भी सारा काम किया करती थी। फिर भी सुजाता उसे ढेर सारे काम बता दिया करती थी। दूसरे दिन सुजाता,
अरे सुमति, जरा जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, फिर सब काम करने के लिए देर हो जाती है और छोटू छोटा होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकती। समझी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम छोटू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। सुजाता सुमति से रसोई का काम भी करवाया करती थी। उसे थोड़ा बहुत काम आता था, मगर पूरा ना आने की वजह से एक दिन सुमति सुजाता से, माँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, क्या आप रोटी बना दोगी? तुम कब सीखोगी? रोटी बनाकर देखोगी तभी तो आएगी ना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से बाहर चली जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। घर के सारे काम सुमति किया करती थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी नजर उसके पति मोहन के अलमारी पर गई। क्या होगा इस अलमारी में? इन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं, मैं अभी खोलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सुजाता अलमारी खोलने चली जाती है। तभी सुमति उसे अलमारी खोलते हुए देख लेती है। तभी सुमति मन में, माँ क्या कर रही है अलमारी के पास? पिताजी ने माँ को मना किया है अलमारी खोलने के लिए। कुछ काम होगा शायद। ऐसा सोचकर सुमति अपना काम करने लगती है। तभी सुजाता अलमारी खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे उसमें एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें ढेर सारे जेवर दिखाई देते हैं। सुजाता मन में, इतने सारे जेवर है और अब तक इन्होंने मुझे ये जेवर नहीं दिए, ये सब मेरे जेवर है। ऐसा मन में सोच सुजाता उसमें से कुछ जेवर खुद को पहनने के लिए निकालती है। तभी थोड़ी ही देर में मोहन घर पर आ जाता है और उसे अलमारी में रखे जेवर सुजाता के बदन पर दिखाई देते हैं। तभी मोहन सुजाता से, सुजाता, ये गहने कहाँ से मिले तुमको? अजी ये अलमारी में रखे थे तो मैंने पहन लिए, ये सब मेरा ही तो है ना। अरे सुजाता, मैंने वो गहने सुमति के लिए रखे थे, तुम्हें मैं दूसरे बनवा दूंगा, ठीक है? अब के लिए तुम इसे निकाल के रख दो। सुजाता को ये सब बातें सुन बहुत दुख होता है और वो गुस्से से गहने निकालकर मोहन के हाथों में दे देती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये सब देख मोहन बड़ी चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे सुजाता के लिए पहले गहने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहन घर से बाहर सोनार की दुकान पर कुछ गहने बनवाने के लिए चला जाता है और सुजाता के लिए वैसे ही गहने बनवाता है। और थोड़ी देर में घर आकर मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही गहने बनवाने के लिए कहा है। मुझे नहीं चाहिए नए गहने, आप मत बनवाइए मेरे लिए नए गहने। मैं हूँ कौन इस घर की? ऐसा मत कहो सुजाता, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मेरी पत्नी भी, तो इस अधिकार से ये सब तुम्हारा ही तो हुआ। फिर मुझे वही पुराने गहने चाहिए जो आपके पहले पत्नी के हैं। अब मोहन उसकी बातें सुन चुप हो गया। उसने मन ही मन वो सारे गहने सुजाता को देने का तय कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो गहने चाहिए ना, तुम रख लो, नए गहने में सुमति के लिए रखवा दूंगा। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी और सुमति घर के सारे काम किया करती थी। अब सुमति बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने के कारण मोहन ने उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। अब सुमति अपने ससुराल चली गई थी। इधर कुछ दिनों में मोहन को बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ना पड़ा और उसी में ही उसकी मौत हो गई। अब सुजाता घर की मालकिन हो गई थी। वो नौकरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। उसका बेटा अशोक भी अब बड़ा हो गया था। अब उसकी भी शादी सुजाता ने करवा दी थी। एक दिन अशोक सुजाता से, माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुझे रुपए क्यों चाहिए अशोक? माँ, मुझे कुछ काम है इसलिए चाहिए। हर बार आपसे पूछकर रुपए लिया करूँ क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये सब तेरा ही तो है, मगर मेरी कुछ बातें सुन लिया कर, तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। अरे माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं, मुझे मेरा समझ में आता है, मुझे मत बताओ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करता था। अशोक ने कुछ दिनों बाद पिता के पैसों से दूसरे गांव में अपना मकान खरीद लिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। अब सुजाता की हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा अशोक उसे अकेला छोड़कर दूसरे गांव चला गया था और अब सुजाता बुढ़ापे के कारण थक गई थी। उसके पास कोई ना होने के कारण उसे अकेलापन खाया करता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी
मगर उसके पास कोई ना होने के कारण वो अकेली बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। तभी उसे सुमति की याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उसके दूसरे दिन सुमति को उसकी माँ की याद आती है तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी सुमति देखती है कि सुजाता बाहर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देख सुमति सुजाता से, अरे माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेटी सुमति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो सुमति। माँ, मुझसे माफी मत मांगो, तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सुमति सुजाता के लिए खाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुजाता फिर से मन ही मन सोचने लगती है, जो जिंदगी भर मेरी आंखों को खटकी, आज वही आकर मेरी सेवा करके गई, और जिसको मैंने अपनाया वो मेरी चिंता तक नहीं करता। आज से मैं मेरी बेटी की चिंता करूंगी। ऐसा मन ही मन सोचकर सुजाता बहुत उदास हो जाती है और मन में ठान लेती है कि आगे की जिंदगी वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिएगी। उसका लालच उसके दुख का कारण बन गया था। अब सुजाता कभी भी जिंदगी में लालच नहीं करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है, और हमेशा कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है।